नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम एक केमिकल स्टॉक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली यदि आप देखोगे तो 1.5 ईयर से केमिकल जो इंडस्ट्री है वो एक स्लो डाउन में चल रही है। काफी जो स्टॉक्स है उसमें एक हैवी करेक्शन आया है। तो हम ये वीडियो में एक मिड कैप स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे एंड आई विल शेयर माय एनालिसिस ऑन दैट। इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव जो वीडियो है बिजनेस के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है। तो ये जो स्टॉक है, ये जो बिजनेस, इसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज। तो इसके रिलेटेड जो वीडियो है वो आप देख सकते हो। ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि करंटली क्या स्टेटस है केमिकल इंडस्ट्री का, बेसिकली क्या हुआ है एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, क्या चैलेंजेस है और ये जो कंपनी है उसका हिस्ट्री कैसा था, और इसके अलावा आगे जाके उनके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कितना कैपेक्स का प्लान है, अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आने वाले कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है उसमें कितने बेटर मार्जिन हो सकते हैं कंपेयर टू कंपनी के आज के जो प्रोडक्ट्स है। तो ये जो वीडियो है वो जरूर देखिए। और वैल्यू एजुकेटर चैनल में मैंने ऐसे ही केमिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे अलग अलग वीडियोस बनाए हैं अलग अलग बिजनेसेस के बारे में, जैसे कि स्पेशलिटी केमिकल्स है, एग्रोकेमिकल्स है या फार्मास्यूटिकल है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी अलग अलग टाइप्स आ जाता है, सीडीएमओ हो गया, एपीआई हो गया, फॉर्मुलेशंस हो गया। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे मैंने 4 पार्ट एक डिटेल एनालिसिस किया है जो सभी के लिए फ्री है। तो जरूर ये 4 पार्ट का जो एनालिसिस है आप जरूर देख सकते हो। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर हो गया या ऑटो एंसिलरी सेक्टर हो गया, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स में काफी डिटेल में जो है मैंने अलग अलग वीडियोस जो है वो क्रिएट किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द आरती इंडस्ट्रीज। उनका बिजनेस मॉडल क्या है? तो आरती इंडस्ट्रीज का यदि आप बिजनेस मॉडल देखोगे तो वो बेंजीन बेस्ड एक जो अलग अलग केमिकल्स है उनका मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो जो केमिकल इंडस्ट्री है उसमें अलग अलग केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि अमॉक्सीडेशन हो गया या फोटोक्लोरिनेशन हो गया, ये क्लोरिनेशन का एक पार्ट है, या इसके अलावा फ्लोरिनेशन हो गया या ब्रोमिनेशन है या हाइड्रोजनेशन है। तो ये जो कंपनी है जो ग्लोबली टॉप 3 या टॉप 4 में आती है रिगार्डिंग बेंजीन। तो इसमें भी यदि आप केमिस्ट्री वाइज देखोगे तो क्लोरिनेशन ये जो केमिस्ट्री है उसमें कंपनी टॉप 3 है ग्लोबली, एंड जो हाइड्रोजनेशन है उसमें टॉप 2 है ग्लोबली। यानी काफी लार्ज स्केल के उन्होंने जो प्लांट्स है अलग अलग जगह पे इंडिया पे वो सेटअप किए हैं। और कंपनी के पास जो 75% ऑफ जो प्रोडक्ट्स है उसमें कंपनी टॉप 4 है ग्लोबली। दैट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। इसमें आप देखोगे तो चाइना इज द लार्जेस्ट कॉम्पिटिटर या लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड इन केमिकल इंडस्ट्री। इसके रिगार्डिंग हम कुछ डिटेल देख लेते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ है कि चाइना में जो लेबर की कॉस्ट है वो काफी इंक्रीज हुई है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आई हैव कंपेयर्ड बिटवीन इंडिया, चाइना एंड जर्मनी। तो लेबर कॉस्ट यदि आप कंपेयर करोगे तो इंडिया में सिर्फ $1 to $2 पर आवर ये जो लेबर कॉस्ट है वो है, चाइना में वही 3 टाइम्स है, लगभग 3 to 3.5 टाइम्स। और यही जो लेबर कॉस्ट है वो प्रॉब्ली 10 ईयर्स पहले इंडिया और चाइना का सेम था। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी इंक्रीज हुआ है। जर्मनी में वही जो लेबर कॉस्ट है पर आवर में वो $40 to $42 के आसपास है। तो जर्मनी में यदि आप देखोगे तो मोस्टली जो कमोडिटी टाइप के प्रोडक्ट्स है उनका मैन्युफैक्चरिंग जर्मनी या यूरोपियन कंट्रीज नहीं करती, बिकॉज उनको ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वहां पर जो लेबर कॉस्ट है इट इज वेरी वेरी हाई कंपेयर टू इंडिया एंड चाइना। इसीलिए वो ग्लोबली compete नहीं कर पाते। इसीलिए स्लोली जो प्लांट्स है वो शिफ्ट हो रहे हैं इंडिया एंड चाइना के टुवर्ड्स। इसलिए यदि आप देखो तो लास्ट बहुत सारे सालों में पैरासिटामोल ये जो बेसिक एक ड्रग है उसकी कैपेसिटीज यूरोप में नहीं आई है। सो दिस इज द रीजन। इसके बाद में अभी हम कंपेयर करेंगे कि मशीनरी की कॉस्ट क्या है ये तीनों कंट्रीज में। तो यदि आप देखोगे तो इंडिया में लगभग $497 की है, चाइना में थोड़ी कम है $428 की है, और जर्मनी में सबसे ज्यादा है विच इज $1,554। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखोगे तो इंडिया में $624 की है, चाइना में $993 की है, एंड जर्मनी में लगभग $3,112 की है। तो इससे हमें यही दिखता है कि चाइना एंड इंडिया मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स में यहाँ पर सिमिलर है। लेबर कॉस्ट विच इज अगेन अ वेरी सिग्निफिकेंट कॉस्ट ऑफ एनी केमिकल इंडस्ट्री, वो इंडिया में चाइना से प्रॉब्ली 1/3 है, या चाइना का जो लेबर कॉस्ट है वो लास्ट 10 ईयर्स में यहाँ पर 3 टाइम्स हुआ है या 3x हुआ है। यदि आप रिसेंटली देखोगे तो जो स्टॉक है वो लगभग 450 रुपीज से 650 700 रुपीज तक चला गया है, यानी 50% का लगभग यहाँ पर इंक्रीज आया था या राइज आया था, एक स्पाइक आया था। तो उसका रीजन क्या है वो देख लेते हैं। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री इसमें क्या क्या चैलेंजेस है। तो फर्स्ट चैलेंज ये है कि एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा चैनल इन्वेंट्री हो गया था। चैनल इन्वेंट्री इसका मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गया था और बहुत ज्यादा स्टॉकिंग हो गया था। उतना आप देखो तो उसका सेल नहीं हो रहा था। सेल नहीं होने का एक रीजन ये है कि जो ग्लोबली स्लो डाउन चल रहा है, यूरोप एंड यूएस में जो स्लो डाउन चल रहा है, इसके वजह से आप देखोगे तो डिमांड पिकअप ज्यादा नहीं हुआ है, बट इनिशियली जो प्रोडक्शन हो गया था, हेवी प्रोडक्शन हो गया था, उसका स्टॉकिंग हुआ है। इसके अलावा सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि जो प्राइजेस है वो बहुत फॉल हो गए हैं, बिकॉज चाइना ने यहाँ पर डंपिंग चालू किया है। चाइना पहले प्रोड्यूस ज्यादा नहीं कर रहा था बिकॉज ऑफ पैंडेमिक रीजंस, एंड सडनली आफ्टर पैंडेमिक उनके जो लॉकडाउन आप देखो तो काफी समय तक चल रहा था चाइना में,
तो वो खत्म होने के बाद में उन्होंने बहुत सारा प्रोड्यूस किया और उसके वजह से ग्लोबल मार्केट में एक हेवी सप्लाई जो है वो क्रिएट हुआ था। इसके वजह से जो प्राइजेस है दैट हैव स्टार्टेड फॉलिंग, और इसके वजह से जो इन्वेंट्री की प्राइजेस होती है, इंडिविजुअल कंपनी जो इन्वेंट्री होल्ड करती है, इसकी प्राइजेस भी फॉल हो जाती है। इसके वजह से कंपनीज को इन्वेंट्री राइट ऑफ करना पड़ता है। इसी वजह से यदि आप देखो तो Q1 Q2 में काफी कंपनीज ने उनके इन्वेंटरीज पे राइट ऑफ लिया है और इसी वजह से उन्होंने लॉस भी पोस्ट किया था। तो ये एक अदर चैलेंज है बिकॉज ऑफ फॉल इन इन्वेंटरी प्राइजेस बिकॉज ऑफ एक्सेस डंपिंग बाय द चाइना। तो ये जो सारा हो गया ये इंडस्ट्री का एक सिनारियो हो गया। कमिंग बैक टू द कंपनी, यदि आप आरती इंडस्ट्रीज देखोगे तो एक फुल्ली इंटीग्रेटेड बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है। ज्यादा वो चाइना से कुछ इंपोर्ट नहीं करते हैं। बेंजीन ही एक बेसिक आप देखोगे तो केमिकल हो जाता है और उससे वो काफी लॉन्ग वैल्यू चेन जो है वो बनाते हैं। तो इसमें यदि आप देखोगे तो एनसीबी यानी नाइट्रोक्लोरो बेंजीन जो है वो प्रोडक्ट बनता है एंड बाद में उसके बहुत सारे अलग अलग डेरिवेटिव्स जो है यहाँ पर कंप्लीट आप वैल्यू चेन देख सकते हो। तो आरती इंडस्ट्रीज ने काफी अच्छी तरीके से उनकी जो वैल्यू चेन है वो इंटीग्रेट की है। एंड आई थिंक केमिकल इंडस्ट्रीज को यदि आपको अच्छी तरीके से समझना है तो उनकी वैल्यू चेन्स को आपको पढ़ना है, तभी आपको समझेगा कि कंपनी के पास क्या स्ट्रेंथ है, कितना बैकवर्ड इंटीग्रेटेड, फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड कितना है, क्या प्रोडक्ट्स है, कौन से कमोडिटी प्रोडक्ट्स है, कौन से स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स है। तो बेंजीन जो है वो एक कमोडिटी प्रोडक्ट है, बट कंपनी आगे जाके कंटिन्यूसली फॉरवर्ड इंटीग्रेट कर रही है बेसिक बेंजीन से। एंड आगे जाके जो प्रोडक्ट्स होंगे जिसके बारे में मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, तो ये जो प्रोडक्ट्स है उसमें काफी अच्छे मार्जिन हो सकते हैं। 25 to 30% के जो एबिटा मार्जिन है ये कंपनी क्लेम कर रही है। प्रोडक्ट का क्या नाम है इसके बारे में हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे एंड क्या कैपेक्स हो सकते हैं, कंपनी के प्लान्स कभी आ सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये देख लेते कंपनी ने हिस्टोरिकली क्या क्या अचीव किया है। कंपनी को यहाँ पर 2017 में एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मिला था, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2020 में टर्मिनेट हुआ था। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग प्रोबेबली ये बेयर क्रॉप साइंसेस से उनको मिला था, जो बाद में टर्मिनेट हुआ। टर्मिनेशन का कुछ फीस भी होता है जो उनके एग्रीमेंट में था, वो भी आप देखोगे तो कंपनी को मिला है। और ये पर्टिकुलर क्वार्टर में रिफ्लेक्शन भी आता है उसका कि उसके वजह से उनके जो अदर इनकम है या प्रॉफिट से वो यहाँ पर ज्यादा दिखते हैं, बट दैट इज नॉट फ्रॉम द यूजुअल बिजनेस। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट हुआ है, उसकी उनको वो फीस जो है वो मिली थी। तो ये जो पर्टिकुलरली प्रोडक्ट है जिसका नाम है डाइकम्बा करके, तो डाइकम्बा एक हर्बिसाइड है और कंपनी ये डाइकम्बा हर्बिसाइड बनाने के लिए जो इंटरमीडिएट लगने वाला था इसका मैन्युफैक्चरिंग करके उनका जो फाइनल कस्टमर है जो बेयर क्रॉप साइंसेस अकॉर्डिंग टू मी हो सकता है, तो उनके लिए वो मैन्युफैक्चर करने वाली थी। तो अभी क्या हो गया कि एक तो वो जो उनका कस्टमर है उन्होंने जो कैंसिलेशन फीस है, टर्मिनेशन फीस है वो तो दे दी, यानी आरती इंडस्ट्रीज ने जो भी खर्चा किया था फॉर दैट कैपेक्स वो तो रिकवर हो गया। बट अभी वो प्लांट जो है वो पूरा लग चुका है और ये एक डेडिकेटेड प्लांट है। तो डेडिकेटेड प्लांट और जो एमपीपीज होते हैं इसमें डिफरेंस यही है कि डेडिकेटेड प्लांट्स में जनरली लार्ज वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर करता है, प्लस ये कंटिन्यूअस प्लांट भी है। दो टाइप की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस होती है, एक हो गया कंटिन्यूअस प्रोसेस और दूसरा हो गया बैच प्रोसेस। तो ये जो प्लांट है उसमें कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये प्लांट्स में जनरली वेरिएशन करना प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ये डिफिकल्ट होता है, जो एमपीपी प्लांट में आप इजीली कर सकते हो क्योंकि बाय नेचर इट इज एमपीपी प्लांट। स्मॉल वॉल्यूम के लिए ऐसे जो प्लांट्स है एमपीपी प्लांट्स उनको डिजाइन किया जाता है। कंटिन्यूस जो प्लांट्स है उसमें प्रोडक्ट का वेरिएशन नहीं होता है। तो अभी कंपनी को क्या चैलेंज आ रहा है कि ये जो बेसिकली डाइकम्बा है, एक्चुअली कंपनी करंटली इंटरमीडिएट नहीं बना रही है डाइकम्बा के लिए, जो एक्चुअल में हर्बिसाइड है उसका ही मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, बट इसकी जो डिमांड है वो काफी रिड्यूस हो गई है बिकॉज ऑफ स्लो डाउन। और करंटली ये हर्बिसाइड जो है वो यूएस में बैन करने के रिलेटेड भी कुछ न्यूज चल रही है। तो डिमांड काफी स्लो है एंड इमीडिएटली कंपनी कुछ दूसरी जो लाइन्स है इसमें शिफ्ट नहीं कर सकती दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए, इसीलिए वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत कम है, प्रॉब्ली 10-20% का ही है। और कंपनी के मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दिया है कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी माइट टेक सम एक्शन कि कुछ जो लाइन्स है, अलग अलग लाइन्स रहती है केमिकल इंडस्ट्री में, तो उसमें से कुछ जो लाइन्स है वो उसके लिए नए प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन कंपनी में भी प्लान कर सकती है। तो ये हो गया उनका फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो टर्मिनेट हो चुका है, उससे कंपनी को आगे जाके कोई भी रेवेन्यूज नहीं आने वाले। इसके बाद में सेकंड कॉन्ट्रैक्ट यदि आप देखोगे तो लगभग 10,000 करोड़ का वो कॉन्ट्रैक्ट है। ईयरली 500 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो कंपनी को एक्सपेक्टेड है और इसमें उनको फिक्स एबिटा मिलेगा, डायरेक्टली वो वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं है अकॉर्डिंग टू कंपनी। तो ये इंटरेस्टिंग एक कॉन्ट्रैक्ट है एंड जिसका जो आप देखोगे तो कंप्लीट कैपेक्स हो चुका है एंड FY25 में उसके एक अच्छे रेवेन्यूज जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद में कंपनी ने थर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी विन किया था, ये एक स्पेशलिटी केमिकल्स के रिलेटेड एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसमें यदि आप देखोगे तो कंपनी को लगभग 90 to 100 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो पर ईयर एक्सपेक्टेड है एंड टोटल जो कैपेक्स है ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए लगभग 106 करोड़ का है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके लिए जनरली जो क्लाइंट्स होते हैं, जो फाइनल कस्टमर्स होते हैं, जैसे कि अलग अलग एमएनसी कंपनीज है, बेयर हो गया, बासफ हो गया या डाउ डुपॉन्ट हो गया, सिंजेंटा हो गया, तो ये ग्लोबल जायंट्स है। जनरली इनसे सपोज ऑर्डर आती है
तो वो आप देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर कर लेते हैं और उसके लिए जो भी कैपेक्स लगता है वो भी जनरली वो फंड करते हैं। तो ये 3 कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में मैंने डिस्कस किया। इसके अलावा कंपनी ने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट किया था, उन्होंने एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया है, आई थिंक 20 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है वो दीपक फेनोलिक्स के साथ। इसके अलावा आरती इंडस्ट्रीज ने रिसेंटली एक कॉन्ट्रैक्ट किया है दीपक फर्टिलाइजर्स के साथ, बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रॉ मटेरियल का है, फाइनल गुड्स के लिए नहीं है। तो उन्होंने कुछ 20 इयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है टू सिक्योर द रॉ मटेरियल। उसमें क्या हो जाएगा कि आरती इंडस्ट्रीज को नया कैपेक्स करने की जरूरत नहीं है, वो सिक्योरली उनका जो रॉ मटेरियल है, जो बेसिकली नाइट्रिक एसिड है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर देयर कंप्लीट प्रोसेस, वो आगे जाके वो दीपक फर्टिलाइजर्स के ले सकते हैं। इसके बाद में भी यदि आप देखोगे तो व्हेन इंडस्ट्री इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, कंपनी ने लगभग 3000 करोड़ का 9 इयर्स के लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया है। एंड जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है, जो अभी आप देखो तो दिसंबर और जनवरी के फर्स्ट वीक में ही न्यूज आई थी, तो उसमें 6000 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला था, जिसका एग्जीक्यूशन टाइमलाइन लगभग 4 इयर्स का है। तो दिस शोज द नेचर ऑफ द बेसिकली बिजनेस एंड कमिटमेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट। तो आई थिंक इंडस्ट्री इज नॉट करंटली डूइंग वेरी गुड, बट ऑलरेडी स्टॉक प्राइस मुझे लगता है कि बॉटम हो चुका है। यहाँ पे एक रिकवरी भी आई थी, प्रॉब्ली ये थोड़ा कंसोलिडेशन में जा सकता है, बट आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में यहाँ पे जो रिजल्ट्स हो गए, आई एम एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट शुड बी मच बेटर कंपेयर टू जो फर्स्ट 2-3 क्वार्टर्स में हुआ है, जो यहाँ पर पेन था। तो अभी हम देख लेते कंपनी ने अब तक कौन कौन से जो प्रोजेक्ट्स है वो अचीव किए हैं एंड क्या उनका आगे जाके प्लान है। तो इथाइलेशन की कैपेसिटी जो है वो कंपनी लगभग 3 टाइम्स कर रही है। इसके अलावा नाइट्रोटोल्यून बेस्ड उनकी एक चेन है, जैसे कि उनकी एनसीबी यानी नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बेस्ड एक चेन है, तो वैसे ही एनटी यानी नाइट्रोटोल्यून बेस्ड एक चेन है, तो उसमें भी उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लगभग करंटली 90% है। इसीलिए मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि उसकी जो कैपेसिटी है एनटी की, वो 50% से यहाँ पे उनको इंक्रीज करनी है। तो ये जो नंबर्स आएंगे वो प्रोबेबली Q1 2025 से जो वॉल्यूम एक्सपांडेड वॉल्यूम है उसके नंबर्स आ सकते हैं। इसके अलावा कंपनी ने झगाड़िया में 2 स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए जो क्लोरीनेशन का ब्लॉक है वो भी आप देखोगे तो उसका कैपेक्स कंप्लीट हो चुका है। अभी हम कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कंपनी का एक मेजर कैपेक्स आने वाला है इन फ्यूचर। तो ये लगभग 1500 करोड़ का कैपेक्स है एंड प्रोडक्ट का नाम है क्लोरोटोल्यून। तो ये जो सीटी की बेसिकली वैल्यू चेन है, अब तक कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं करती बट आगे जाके मैन्युफैक्चर करने वाली है, तो ये भी एक लॉन्ग वैल्यू चेन हो सकती है, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट उसमें आएंगे। करंटली यदि आप देखोगे तो इंडिया में क्लोरोटोल्यून जो है वो कोई ज्यादा मैन्युफैक्चर नहीं करता है, बट ये ज्यादा इंपोर्ट भी नहीं होते, बट जो आगे जाके उसके डेरिवेटिव्स निकलते हैं क्लोरोटोल्यून के, वो इंपोर्ट होते हैं, और उसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना यानी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना, ये कंपनी का आगे जाके प्लान है। तो इसमें अलग अलग आप देखोगे तो वैल्यू चेन्स आ जाती है, जैसे कि फोटोक्लोरिनेशन एक हो गया, या एमोक्सिडेशन बेस्ड अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, या एएचएफ केमिस्ट्री होती है यानी एनहाइड्रस हाइड्रोफ्लोरिक फ्लोरिनेशन। तो ये अलग अलग जो ब्लॉक्स है क्लोरोटोल्यून के अंदर, ये कंपनी यहाँ पर आप देखोगे तो इंट्रोड्यूस करने वाली है फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो ये काफी एक बड़ा कैपेक्स है, 1500 करोड़ का ये कैपेक्स है, एंड कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि FY26 से ये जो कैपेक्स है वो ऑनलाइन आ जाएगा यानी शुरू हो जाएगा, और इसमें जो मार्जिन होंगे वो 25 to 30% का एबिटा हो सकता है, और इसमें 1.1, 1.2 या 1.3 टाइम्स जो टोटल असेट टर्नओवर हो सकता है। यानी टोटल उन्होंने 1500 करोड़ का कैपेक्स किया है, तो प्रोबब्ली 1500 to 16-1700 करोड़ के रेवेन्यूज उनको इससे आएंगे। बट यदि आप मार्जिन देखोगे तो 25 to 30% के जो मार्जिन है वो उनको ये बिजनेस में अवेलेबल है या ये सेगमेंट में अवेलेबल है। यदि आप आरओसी भी देखोगे तो 25 to 30% प्लस आरओसी उनको ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट से अवेलेबल है। तो कंपनी ने अब तक जो सारा मेहनत किया है लास्ट 20-30 इयर्स का, वो एक बेसिक वैल्यू चेन पे किया है, जो बेंजीन बेस यानी नाइट्रोक्लोरोबेंजीन स्पेसिफिकली, उसमें आगे जाके अलग अलग प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन या ऑर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन एंड बहुत सारे डेरिवेटिव्स है। तो बेसिक उनका एक सॉलिडिफाई करने के लिए, कंप्लीट इंटीग्रेट करने के लिए उन्होंने अब तक का मेहनत किया था या काम किया था। बट मुझे लगता है कि कंपनी का जो फ्यूचर होगा दैट विल बी completely focused on forward integration and adding more and more value added product, जिसका मार्जिन अच्छा होगा कंपेयर टू कंपनी का जो एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल है। तो यहाँ पर कंटिन्यूसली कंपनी आप देखो तो कैपेक्स कर रही है। FY24 में भी उन्होंने कैपेक्स में कुछ कमी नहीं की है डिस्पाइट हैविंग द स्लोडाउन इन द इंडस्ट्री। तो लगभग 12 to 1300 करोड़ का कैपेक्स करने वाली है कंपनी फॉर FY24 इटसेल्फ। FY24 प्लस 25 के लिए कंपनी ने लगभग 2500 to 3000 करोड़ का कैपेक्स का गाइडेंस दिया है, जिसमें सीटी बेस्ड यानी क्लोरोटोल्यून बेस्ड जो प्रोडक्ट्स है वो भी इंक्लूडेड है। तो क्लोरोटोल्यून की जो वैल्यू चेन है या टोटल उसमें जो कैपेसिटी होगी वो लगभग 42,000 मेट्रिक टन इतनी हो सकती है। और ये जो क्लोरोटोल्यून बेस्ड प्रोडक्ट्स है, इसका जो मेजर एप्लीकेशन होगा वो फार्मा में होगा, एग्रोकेमिकल में होगा, डाइज और पिगमेंट में भी हो सकता है, कम होगा, और पॉलीमर में इसका कोई भी एप्लीकेशन नहीं होगा। तो मेजरली ये जो प्रोडक्ट्स है, इसका ये जो एप्लीकेशन मैंने आपको बताया, तो दैट दे विल बी फोकसिंग ऑन, एंड जो मार्जिन्स होंगे दैट विल बी मच मच बेटर कंपेयर टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में जो मार्जिन्स है।
तो ये एक बेसिकली अंडरस्टैंडिंग हो गया आरती इंडस्ट्रीज। तो ऐसे ही अलग अलग बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में, बहुत सारे बिजनेसेस के बारे में मैंने वैल्यू एजुकेटर चैनल पे बहुत डिटेल में वीडियो क्रिएट किए हैं। आधे 1 घंटे का वीडियो रहता है। सो पेशेंटली ये जो वीडियोस है आप जरूर देखिए, आपको एक अच्छा नॉलेज जो है। और ऐसे ही डिटेल वीडियोस जो है या डिटेल रिपोर्ट जो है वो मैंने मेरे माइक्रो कैप क्लब मेंबर्स के लिए भी लिखे हैं। तो माइक्रो कैप क्लब इज बेसिकली एक क्लब जहां पर आई शेयर माई रिसर्च रिपोर्ट्स ऑन माइक्रो कैप जो ज्यादा आइडेंटिफाइड नहीं है, ऐसी कंपनीज है जिनको कोई ट्रैक नहीं कर रहा है, एक अच्छे वैल्यूएशन पे जो कंपनीज है वो अवेलेबल है। माइक्रो कैप क्लब में मैंने जो प्रवेग है वो लगभग 150-170 रुपीज में आइडेंटिफाई किया था। रिसेंटली जो स्टॉक है वो 1200 रुपीज इसने हाई टच किया था। तो ऐसे हमने काफी जो स्टॉक्स जो आइडेंटिफाई किए हैं जो 2 टाइम्स 3 टाइम 4 टाइम्स यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। एंड हम कंटिन्यूअसली जो प्रोसेस है वो यहाँ पर करते रहते हैं। माइक्रो कैप क्लब इज नॉट अ रिकमेंडेशन और एनी एडवाइस और एनी टिप्स बेस्ड सर्विस। ये कॉमन प्लेटफॉर्म है जहां पर इन्वेस्टर्स आते हैं, दे रीड द रिपोर्ट, दे वॉच वेरियस वीडियोस। हम अलग अलग मैनेजमेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, उनको हमारे प्लेटफॉर्म पे होस्ट करते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग वीडियोस जो है वो आप देख सकते हो अलग अलग माइक्रो एंड स्मॉल कंपनीज के बारे में। इनकी इन्फॉर्मेशन बहुत आप देखो तो ज्यादा अवेलेबल नहीं है इन एनुअल रिपोर्ट्स। तो पर्पस ऑफ द माइक्रो कैप क्लब इज बेसिकली टू गिव द गुड इन्फॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर एंड देन इन्वेस्टर उनका खुद का डिसीजन लेता है कि उनको कभी इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कभी बाय करना है, सेल करना है। वी डोंट गिव एनी रिकमेंडेशंस इन द माइक्रो कैप क्लब। तो यदि आपको एक अच्छा रिसर्च का प्लेटफॉर्म चाहिए होगा तो जरूर आप माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन कर सकते हो। इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको आरती इंडस्ट्रीज का वीडियो यदि पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। आपके केमिकल इंडस्ट्री के बारे में कुछ व्यूज हो गए तो जरूर उसे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। इसके अलावा आपको स्पेसिफिक कुछ कंपनी के बारे में एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी, एक वीडियो चाहिए होगा, तो उसका भी आप नाम जो है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो क्रिएट किए हैं। बट यदि आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर कंपनी के बारे में मैंने अब तक कवर नहीं किया है तो ऐसे कंपनीज का नाम आप नीचे जरूर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल डेफिनेटली क्रिएट अ वेरी वेरी डिटेल वीडियो ताकि आपको कंप्लीट उनका जो बिजनेस मॉडल है वो समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ही जो वीडियोस है वो आप मेरे देखते रहिए। मैं 11 o'clock को हर सैटरडे को एक डिटेल वीडियो पोस्ट करता हूँ। जनरली मेरा जो फोकस होता है वो स्मॉल माइक्रो कैप्स पे ही होता है जिसके बारे में ज्यादा आइडेंटिफिकेशन नहीं है। सो वी कीप ऑन डूइंग आवर स्कटलबट रिसर्च। इसका जो आउटकम है दैट आई शेयर विथ यू। तो जरूर इसको देखिए। तो जरूर ऐसे जो वीडियोस है आप उनको देखिए, आपके सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली में ये जो वीडियोस है उनको जरूर शेयर कीजिए। और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड माइक्रो कैप क्लब के जो डिटेल्स है आप मेरे वेबसाइट पे देख सकते हो, जिसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।